नमस्कार दोस्तों, मॉक टेस्ट की श्रृंखला में आपका स्वागत है। अभी लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रवक्ता का लेक्चरर का जो फॉर्म निकला था, उसमें जो सिलेबस डिफाइन है उसमें 40 क्वेश्चन जनरल स्टडी के हैं और 80 क्वेश्चन आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से। तो जहां तक हम समझ रहे हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका पढ़ा हुआ है तो वहां कंफर्टेबल है, लेकिन जो जनरल स्टडी है यहां आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका सिलेबस इतना वास्ट है ना, इतना विस्तृत है कि आपको कवर करने में दिक्कत हो। तो यहां पर विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपको कुछ क्वेश्चन यहां पर दिए जाएंगे मॉक टेस्ट के रूप में, और ये श्रृंखला सतत चलती रहेगी। 5, 6, 7, 8, 9 देखिए, जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक हम लोग करेंगे। तो अगर इन प्रश्नों को आप कर लेते हैं तो मॉक टेस्ट की जितनी भी सीरीज निकलेगी यहां पर, इनको कर लेते हैं तो इसके साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। और उस एक्सप्लेनेशन का पर्पस सिर्फ यही है कि अगर आपके पास किताब है जनरल हिस्ट्री की, कोई भी किताब हो, चाहे वो लूसेंट से आप पढ़ रहे हो, है ना, चाहे डिफरेंट सब्जेक्ट की किताब आपके पास हो, घटना चक्र हो, तो वहां से वो टॉपिक उठाकर यहां पर जो आपको कोटेट किया जाए, जो आपको फोकस करके बताया जाए कि देखो यहां से क्वेश्चन बनता है, उसको आप वहां से पढ़ लीजिए। और जो क्वेश्चन बनेगा वो इंपॉर्टेंट तो होगा ही होगा। आसपास के और चीजों पे आपको फोकस कहां करना है ये आपको इस पूरे वीडियो में बताया जाए, और ऐसे ढेर सारे वीडियो चलते रहेंगे और आप पढ़ते रहेंगे, फिर मॉक टेस्ट दीजिए, फिर पढ़िए, फिर मॉक टेस्ट दीजिए। कोशिश करिए कि अगर आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है पहले आप बता लें और फिर आप उत्तर ढूंढने की कोशिश करिएगा, है ना। वीडियो पॉज भी कर सकते हैं आप प्रश्न करते वक्त। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें जो आपको मिलेगा वो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल की सीमा को स्पर्श करता है? उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। विच स्टेट टचेस द बॉर्डर ऑफ नेपाल? उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। तो देखिए कौन कौन से राज्य हैं। अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल जो है सबसे पहले उत्तराखंड, आप देखिए उत्तर में है, फिर आपका यूपी, है ना। हाँ, नेपाल से बहुत दक्षिण में है, यूपी के उत्तर में नेपाल, ठीक है, ये आपका यूपी। इसी तरह से बिहार टच करता है ना, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल स्टेट हमारा है, ये भी टच करता है। फिर सिक्किम, सिक्किम भी, है ना, बॉर्डर को टच करता है। इस प्रकार से ये 5 स्टेट हैं जो नेपाल की सीमा से लगे हुए भारतीय राज्य। देखिए, जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न से ही प्रश्न बनता है, और प्रश्न की प्रकृति ऐसी है कि अगर मैं नेपाल की जगह पाकिस्तान रख देता तो एक अलग प्रश्न बन जाता। तो यहां पर जो ऑप्शन दिखाई देगा वो आपको क्या दिखाई देगा? 1, 2, 3। हाँ, हिमाचल प्रदेश नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता। तो 1, 2, 3 इसका आंसर है। उत्तराखंड, बिहार और सिक्किम है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर पाकिस्तान भी हो सकता था, अफगानिस्तान भी हो सकता था, ठीक है, चाइना भी हो सकता था। कौन कौन से चाइना से राज्य भारत के टच करते हैं? भूटान भी हो सकता था, म्यांमार भी हो सकता था और बांग्लादेश भी हो सकता था। मीन्स आपको करना क्या है कि अभी जितने भी देशों का नाम लिया है उनकी एक सूची बनाइए और देखिए कि कौन कौन से राज्य, है ना, उनकी सीमा से स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, है ना। और किताबों में ये मिल भी जाता है ये फैक्ट, तो वहां से भी आप चाहें तो याद कर सकते हैं, लेकिन मैप देखते हुए अगर करेंगे तो आपको वो आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है कि किस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है? कह रहा है कि विच सॉइल हैज द हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, देखिए जो है ये प्रश्न जो है कई एग्जाम में आया भी है ना, और इंपॉर्टेंट है, या इस तरह के प्रश्न आते हैं जो काली मिट्टी से रिलेटेड है।
मैक्सिमम प्रश्न काली मिट्टी से रिलेटेड आते हैं सामान्य रूप से, लेकिन लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी भी इंपॉर्टेंट है। मींस मिट्टी वाले चैप्टर को आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें आपको पढ़ना क्या है पहले ये समझिए। उसमें पढ़ना है कि इन मिट्टियों में, है ना, ये मिट्टी किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, एक तो पहली बात। दूसरी बात कि इन मिट्टियों में कौन कौन से तत्व की अधिकता होती है और किस किस तत्व की कमी होती है ना। जैसे ये प्रश्न है कि जल धारण करने की क्षमता किस पे अधिक होती है, तो इसका आंसर है वो काली मिट्टी है, जिसमें जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। तो काली मिट्टी से प्रश्न बनाएगा तो इसमें किस किस तत्व की कमी होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थ मतलब ह्यूमस, ठीक है ना, इनकी जो है यहां पर कमी पाई जाती है। और ध्यान दीजिएगा कि ये ऐसी मिट्टी है, इसे रेगुल मिट्टी भी कहते हैं, ये स्वतः जुताई वाली मिट्टी है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि इस पे अगर ये जल से संतृप्त हो जाती है, काली मिट्टी सैचुरेट हो जाती है, इसमें वाटर अगर अच्छा खासा मिल जाता है तो ये नमी पाकर चिपचिपी हो जाती है ना। और मजे की बात है कि अगर ये पानी नहीं होती है, अगर जल नहीं मिलता है तो ये सूख जाती है और स्वतः इसमें दरारें पड़ जाती हैं। और जब दरारें पड़ जाती है तो मिट्टी फट जाती है। तो इसे आप कहते हैं कि स्वतः जुताई वाली ये मिट्टी है, ठीक है। तो इसमें जल धारण करने की क्षमता काली मिट्टी में सबसे अधिक होती है, ठीक है। इस प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को आप करिएगा ध्यान से। देखिए ये जो नरोरा है ये उत्तर प्रदेश में है, सब जानते हैं। देखिए इसमें नहीं है ना, तो पहले आप फोकस कर लीजिए, करना क्या है, कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका मतलब ये तो है ना, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, आप जानते हैं। और देखिए ये प्रश्न ये भी आता है कि नरोरा जो है वो कहाँ किस राज्य में है, और या उत्तर प्रदेश की कौन सी, है ना, परमाणु विद्युत परियोजना है, तो वो नरोरा है। ऐसे भी प्रश्न बना सकता है। हाँ, कुडनकुलम, कुडनकुलम, कुडनकुलम कहां पर है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, वो कहां पर है, तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है, ये तमिलनाडु में है। रावत भाटा, देखिए रावत भाटा का जो सेटअप है वो कनाडा के सहयोग से, है ना, 1973 में हुआ था इसका सेटअप, कनाडा के सहयोग से। ये भी प्रश्न पूछता है कि रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह किसके सहयोग से, है ना, कनाडा, कनाडा के सहयोग से बनाया गया था। किसके सहयोग से बनाया गया था, तो कनाडा के सहयोग से बनाया गया था। देखिए कैगा जो है वो कर्नाटक के कन्नड़ जिले में है ना, कैगा जो है, और इसको जो है सोवियत संघ के, है ना, सहयोग से बनाया गया था कैगा, है ना। और ये बनाया गया था 1988 में, किसके सहयोग से, ये बनाया गया था आपका सोवियत संघ, है ना। उस समय सोवियत संघ हुआ करता था, जो तत्कालीन हमारा रूस है, जब डिवाइड से होने से पहले, ठीक है ना। तो ये प्रश्न आप कर लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश में किलिमंजारो ज्वालामुखी स्थित है ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द किलिमंजारो वॉल्केनो लोकेटेड, इक्वेडर, इंडोनेशिया, इटली, तंजानिया, ठीक है ना। तो अब ये कहां पर है बता देता हूं, ये है आपका तंजानिया। देखिए फैक्ट, ठीक है। हाँ, अब इस फैक्ट को हम कैसे पढ़ेंगे, प्रश्न ये उठता है, क्योंकि हम लोग तो यही सीखने आए हैं कि हम लोग इस फैक्ट को कैसे पढ़ेंगे। देखिए ज्वालामुखी पढ़ते वक्त ध्यान दीजिएगा कि दो तरह के ज्वालामुखी, इसमें 2-3 तरह के ज्वालामुखी आपको दिखाई देंगे, है ना। एक तो ज्वालामुखी है जो बहुत एक्टिव है, हमेशा अभी भी चल रहे हैं, सक्रिय ज्वालामुखी जिनको बोलते हैं, है ना। फिर थोड़े शांत वाले, फिर निष्क्रिय जो कभी नहीं चलते हैं। तो ये शांत प्रकार का है ना। बहुत पहले ऐतिहासिक, है ना, काल में कभी पहले जहां पर ये शांत प्रकार का ज्वालामुखी, जहां कभी कभी ज्वालामुखी क्रियाएं हुई होंगी पहले, ठीक है ना। तो वो जो है किलिमंजारो ज्वालामुखी शांत प्रकार का, मीन्स आपको
यहां पर पढ़ना है कि एक्टिव कौन सा है और पैसिव कौन सा है, मीन्स कौन सक्रिय है और कौन निष्क्रिय है, ये ज्वालामुखी का नाम आपको जानना है। दूसरी बात कि ये ज्वालामुखी किस देश में स्थित है ना, इक्वाडोर में कौन सा है, इंडोनेशिया में कौन सा है ना, इटली में कौन सा है, तंजानिया में कौन सा है, वो देश आपको जानने हैं और कुछ ही है, ज्यादा नहीं है, 15-16 ज्वालामुखी के नाम है। एक बार आप उनको मैपिंग कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, एक बार मैप में देख लेंगे तो आपके प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश से न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना ली गई? देखिए, कनाडा है, यूनाइटेड किंगडम है, ऑस्ट्रेलिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि किस देश से न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना ली गई है। ठीक है, तो देखिए ये जो प्रश्न है न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना, ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से, यूएसए से लिया गया है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न भी खूब आते हैं पॉलिटी के। ऐसा इसलिए, जो हमारा भारतीय संविधान है ये जब कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर इसे हम बनाए, तो कैबिनेट मिशन की जो संस्तुति थी उसके बाद जब हम बना रहे थे तो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने, लगभग 70% है ना, भारत शासन अधिनियम 1935 से ज्यों का त्यों उठा लेते हैं, एज इट इज रखते थे, संविधान बनाते थे। ठीक है, लेकिन 30% और भी चीजें जो अन्य जगहों पे संविधान बन चुके थे, है ना, वहां से हमने एडॉप्ट किया है, बोरो किया है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पूछ देता है, जैसे न्यायिक पुनरावलोकन पूछा है, नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए ये पूछ सकता है, मूल अधिकार की अवधारणा कहां से आई है ये पूछ सकता है, संघात्मक व्यवस्था कहां से आती है ये पूछ सकता है, आपातकाल कहां से आया है ये पूछ सकता है ना, समवर्ती सूची कहां से आया है ये पूछ सकता है। तो ये जितनी भी चीजें एक टेबल होगी आपके लूसेंट में, आप उठाएंगे तो वहां मिल जाएगा कि किस देश से क्या लिया गया है, किस देश से क्या अडॉप्ट किया गया है, तो वो एक बार आप देख लीजिएगा, है ना। कनाडा से आपका जो है संघात्मक व्यवस्था लिया गया, ऐसे करके वहां पे दिया होगा टेबल, आप वहां से एक बार पढ़ लीजिएगा। न्यायिक पुनरावलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न यहां से बन सकता है, इसलिए आप निश्चित रूप से इसे नोट डाउन कर लीजिए कि मुझे पढ़ना है। देखिए उत्तर प्रदेश स्पेशल का प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में ददरी मेले का आयोजन किया जाता है? देखिए उत्तर प्रदेश में कई प्रकार के मेले हैं जो कि सांस्कृतिक स्थल है और बहुत सारे मेले का आयोजन होता रहा है। उनमें से एक है ददरी मेला। इस मेले का जो आयोजन है, यह मेला बलिया में लगता है। कहां लगता है? बलिया में। इसी तरह से और भी मेले हैं, जैसे बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला जो है वो एक प्रकार का पशु मेला है, ठीक है ना। तो ये मेला लगता है आगरा में, और देवा शरीफ ये लगता है आपका बाराबंकी में। ये फैक्ट है, मन करे तो नोट कर सकते हैं, यहां पर याद हो जाएगा आपको। 2-4 मेले हैं, ये पूछता रहता है। देवा शरीफ बाराबंकी में है, और सैयद सलार बहराइच में है ना। देवी पाटन आपका बलरामपुर में है, ठीक है। हाँ, अभी जो है हरिदास जयंती मेला भी मनाया जाता है ना। इसको फोकस भी गवर्नमेंट कर रही है। तो ये निधिवन कहाँ है भाई? मथुरा में है ना। तो वृंदावन मथुरा में ये मनाया जाता है। निधिवन वृंदावन है, वृंदावन में निधिवन है, और वृंदावन मथुरा जिले में है, ठीक है। तो वहां ये मेला मनाया जाता है। 5-6 मेले हैं, चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए ये कह रहा है कि पुस्तक और उनके लेखक का कौन सा युग्म सही है, ठीक है ना। देखिए अनहैप्पी इंडिया, देखिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सारी पुस्तकें हैं, बुक में मिल जाएगा। एक बार आप उसे देखेंगे तो इन पुस्तकों पे भी फोकस करना है। 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा, है ना, क्योंकि भूल जाते हैं, क्योंकि पुस्तक है तो भूल जाते हैं। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1-2 बार पढ़ेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। और प्रैक्टिस के लिए हम लोग मॉक टेस्ट बना ही रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, कह रहा है अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया देखिए किसका? अनहैप्पी इंडिया जो है ये लाला लाजपत राय की पुस्तक है।
लाला लाजपत राय, है ना। बाल गंगाधर तिलक का नहीं है, बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य लिखा हुआ है, गीता रहस्य लिखा हुआ है, ठीक है। नील दर्पण ये सही है, दीनबंधु मित्रा ने नील दर्पण लिखा हुआ है, ठीक है ना। हाँ, भारत भारती, तो इसका मतलब ऑप्शन आपका मिल गया होगा ना कि कौन सा सही युग्म है, एक ही तो सही युग्म होगा ऑप्शन में, तो ये आपका नील दर्पण जो है दीनबंधु मित्रा ने लिखा है, ये आपका सही है, नील दर्पण सही है ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। हाँ, भारत भारती जो है यहीं पर, हाँ भारत भारती भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहीं लिखा है, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, कंफ्यूज हो जाते हैं। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, तो जाहिर सी बात है ये उल्टा रखा गया है। भारत दुर्दशा किसने लिखा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा हुआ है, कंफ्यूजन नहीं, भारत दुर्दशा, है ना। आधुनिक भारत हिंदी के जो हमारे प्रणेता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है, आधुनिक भारत के निर्माता कह सकते हैं हिंदी के लिए, ठीक है। वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा लिखा हुआ है, और भारत भारती किसने लिखा है, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। निम्नलिखित में से राज्य सरकार का विधिक सलाहकार कौन होता है, देखिए कह रहा है कि विधिक सलाहकार कौन होता है, महान्यायवादी, महाधिवक्ता। देखिए यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है, जल्दी में आप महान्यायवादी लगा के चले आएंगे। देखिए यहां पर कह रहा है राज्य सरकार का, किसकी बात कर रहा है, राज्य सरकार की बात कर रहा है कि निम्नलिखित में से राज्य सरकार का विधिक सलाहकार, है ना, लीगल एडवाइजर इसको बोलते हैं, तो लीगल एडवाइजर कौन है कौन होता है लीगल एडवाइजर, जाहिर सी बात है राज्य सरकार का होता है एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। ऑप्शन क्या है आपका, हाँ महान्यायवादी भी होता है, लेकिन वो राज्य सरकार का न होकर किसका होता है महान्यायवादी, केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार का। अब यहां से क्वेश्चन ये भी बना सकता है कि केंद्र सरकार का विधिक सलाहकार कौन है, तो वो महान्यायवादी होता है, ठीक है ना। और महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है वो आर्टिकल 165 के माध्यम से, संविधान में 165 आर्टिकल दिया गया है, महाधिवक्ता की नियुक्ति से संबंधित है, राज्यपाल इनको नियुक्त करता है, राज्यपाल को नियुक्त करता है। नियंत्रण और महालेखा परीक्षक आप जानते ही हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, या राष्ट्रपति को लेखों की जानकारी या उनका प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। चलिए, तो ये भी प्रश्न यहां से बनते हैं, हालांकि हम लोग डिस्कस करेंगे और आगे इनसे भी और प्रश्न बन सकते हैं। देखिए, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने फ्रेंच ओपन 2020 महिला एकल खिताब जीता है, इगा स्विटेक। देखिए ये जो है यंग है, इसलिए क्वेश्चन बना हुआ है। देखिए ये जो है फ्रेंच ओपन महिला एकल, इगा स्विटेक, ये जीती है सोफिया केनिन से। किससे जीती है, सोफिया केनिन से, ठीक है ना। तो इगा स्विटेक जो है वो एक पोलिश महिला है और सोफिया केनिन अमेरिकी थी, तो ये यंग है, इसलिए यहां से ये क्वेश्चन बनाया है। ये भी पूछ सकता है कि यहां से बताइए कि ये महिला है ना, पुरुष कौन है भाई, कि पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, तो यहां पर फ्रेंच ओपन में राफेल नडाल, राफेल नडाल है ना, किसको हरा के जीता है, तो नोवाक जोकोविच, है ना। देखिए ग्रैंड स्लैम से प्रश्न जरूर बनते हैं करंट अफेयर्स में, है ना, सामान्य रूप से, क्योंकि ये बदलते रहते हैं। और देखिए कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं हर वर्ष, है ना। पहला ग्रैंड स्लैम आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन है, दूसरा ग्रैंड स्लैम जो आपका वही फ्रेंच ओपन है, ठीक है, तीसरा आपका जो है विंबलडन है, और तीसरा और चौथा जो है आपका, है ना, वो यूएस ओपन है। तो राफेल नडाल जो है ये इसका फ्रेंच ओपन का ये 13वां खिताब था, है ना। और कुल ग्रैंड स्लैम अगर देखें तो ये 20 खिताब, है ना, 20,
है ना, अवार्ड ले चुका है, तो 20 बार वो जीत चुका है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा था, इसका 13वां था और 20 बार जीत चुका है। और सबसे युवा महिला है कौन जो इस किताब को जीती है, तो इगा स्वेस्टिक। और इस बार के फ्रेंच ओपन की ये विजेता है, किसको हराई है, सोफिया केनिन को हराई है। ठीक है, चलिए करंट अफेयर्स में भी आप पढ़ेंगे ही, एक बार सरसरी निगाह से अब याद हो जाएगा। कह रहा है कि साधारण बातचीत करने में लगभग कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है ना, साधारण बातचीत करने में जो ध्वनि का लेवल है वो लगभग 30 से 60 होता है, 30 से 60 डेसिबल, डीबी लिखते हैं इसको, डेसिबल। 30 से 60 डेसिबल की ध्वनि है ना आइडियल मानी जाती है कि इसके बीच में है, तो बातचीत की वो रेंज है। आप चिल्लाएंगे तो बढ़ जाएगा, गुस्सा करेंगे तो बढ़ जाएगा, 70 हो जाएगा, 65 हो जाएगा। ठीक है, और जो फैक्ट्री वैक्ट्रीज होती है ना, जहां से कल कारखाने चलते हैं, वो 100 से ऊपर, 100 से ऊपर है ना। ट्रक मोटरसाइकिल जैसे वो 90 से 95 के बीच में डेसिबल होता है, डीपी है ना, 90 से 95 के बीच में ट्रक मोटरसाइकिल। ठीक है, जेट विमान होती है वो 140 से ऊपर की आवाज करती है, उसकी जो तीव्रता होती है 140 से 50 डीबी, बहुत ज्यादा होता है, कान खराब हो जाता है। ठीक है ना, हाँ, और फुसफुसाहट, धीरे धीरे वो बातचीत नहीं करते कान में, पड़ोसी न सुन ले, उस प्रकार की अगर आप बातचीत करते हैं तो उसमें जो है 15 से है ना 20 डेसिबल की ध्वनि होती है। ठीक है, धीमी बातचीत में इंटेंसिटी कम होगी, तो 15 से 20 डीबी के बीच फुसफुसाहट वाली। तो इनमें से कोई भी, हालांकि देखिए ऑप्शन भी ऐसे ही रखे जाते हैं, 10 है, 120 है, 90 है, इस तरह क्लोज नहीं रख दिया गया, 30 40 50 ऐसे नहीं रखते, है ना। इतना रखेंगे कि आप हल्की फुल्की भी समझ रखते हैं तो क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसी प्रकार इसको आप समझ लीजिए। हाँ, इस प्रश्न को देखते हैं। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके अंतर्गत, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी, आपको बताना है। तो फोकस करिए जरा, कहां हो सकता है, या पहले में हो सकता है, या दूसरे में हो सकता है, या तीसरे में हो सकता है, या चौथे में। देखिए, अगर आप इसको समझ के पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं, इस प्रकार के क्वेश्चन। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को वरीयता दी गई थी। आप सब जानते हैं ना, आपका प्राथमिक सेक्टर क्या था, प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर। द्वितीय में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडस्ट्री का था, उस पर फोकस किया गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इंडस्ट्री सेक्टर में आएगा, है ना। तो आपका जो है वो कौन सा आंसर होगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। क्या हो रहा है ये, हाँ, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ये आपका आंसर। सेकेंड 5 ईयर में। तो देखिए, दुर्गापुर, इसके साथ साथ दो और स्थापित हुए थे, दुर्गापुर राउरकेला, है ना, दुर्गापुर तो पश्चिम बंगाल में है ना, राउरकेला उड़ीसा में, और भिलाई छत्तीसगढ़, है ना। 3 की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई। ठीक है ना, और तृतीय में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, तो आपको ये याद होगा। चलिए, तो अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, ये फैक्ट है, देखिए आंसर भी लिखा हुआ है। चलिए कोई नहीं, एक क्वेश्चन तो आपको मेरी तरफ से मिला आंसर के साथ, है ना। 1 जनवरी 1949, मार्च में आरबीआई एक्ट भी पारित हो गया था, मार्च 1949 में, और जिससे हम जो शेड्यूल बैंक है उनको रेगुलेट करते है ना। और आप जानते हैं आरबीआई को क्या बोला जाता है, बैंकों का बैंक। ठीक है ना, तो 1 जनवरी 1949 को, है ना,
स्थापना, इसी प्रकार से एसबीआई की स्थापना कब हुई ये भी आप पढ़ लीजिएगा, बैंकों का एक टेबल होगा वहां पे आप जाकर देख लीजिए। देखिए वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक बहुत पूछा हुआ है, इकोनॉमिक्स में पूछता है। इस पुस्तक में एक मिथ तोड़ने का प्रयास किया गया था। जैसे एडम स्मिथ के समय जब इन्होंने लिखा था एडम स्मिथ थे उस समय कि भाई आप अगर इस पुस्तक में, एडम स्मिथ की एक पुस्तक थी उसमें लिखा था कि अगर हम दो देशों से व्यापार करते हैं तो एक देश को हानि हो। लेकिन वेल्थ ऑफ नेशन देखिए, जैसे टाइटल ही है वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ मीन्स धन, है ना, राष्ट्र का धन। तो कह रहा है कि नहीं, वेल्थ ऑफ नेशन में कीन्स ने बताया, किसकी पुस्तक है ये, कीन्स ने, ठीक है ना। तो वेल्थ ऑफ नेशन में कीन्स ने बताया कि हम अगर एक देश से दूसरे देश के साथ व्यापार करते हैं तो दोनों देशों को म्यूचुअल प्रॉफिट होता है, मीन्स हानि नहीं होती है। इस मिथ को इन्होंने तोड़ दिया, है ना। और यह कह सकते हैं कि ये ट्रेड को इन्फोर्स कर रहे हैं, या इन्फोर्स करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इस पर भी चर्चा होने लगी कि खुल के एक दूसरे से हम व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? सबसे पहले मौलिक कर्तव्य के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि ये 1976 में इंदिरा गांधी के समय, 1976 में 42वें संविधान संशोधन में, ध्यान दीजिएगा, मूल कर्तव्य की बात कर रहा है। मूल कर्तव्य कब रखे गए? 42वें संविधान संशोधन के समय, है ना, 1976 में। किसका शासनकाल था? इंदिरा गांधी का शासनकाल था। ठीक है। तो मूल कर्तव्य में 11 वर्तमान में मूल कर्तव्य हैं, 11, है ना, कर्तव्य हैं आपके मूल रूप से, ठीक है ना, मूल कर्तव्य हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो हमारी ये फंडामेंटल ड्यूटी है 11 है, इनमें से 3 दिए गए हैं। अब इसमें से बताना है कि क्या वो जो दिए गए 11 में वो हैं, तो वो एक बार पढ़ लीजिएगा 11 उठा के, और आपको पता ही चल गया कि 42वें संविधान संशोधन में रखे गए थे। हाँ, कहां रखे गए थे भाई? उसको रखा गया था भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत, और या आर्टिकल, या क्या मतलब उसका इंग्लिश है 51 ए में, ठीक है ना। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, हाँ जी, मूल कर्तव्य है, बिल्कुल सही है। देश की रक्षा करना है, वैज्ञानिक स्वभाव और जांच की भावना का विकास करना, यह भी है। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा? उपयुक्त सभी, ठीक है ना। तो ऑल ऑफ द अबव जो है वो सारे हैं, ऑल ऑफ दीज जितने भी हैं ये आपके मूल कर्तव्य हैं। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल का अध्यक्ष है? और केंद्रीय मंत्रिमंडल का अध्यक्ष आप सब जानते हैं कि उसका अध्यक्ष, है ना, कौन होता है भाई? प्रधानमंत्री होता है, इनके सिवाय और कोई नहीं होता है। तो आप सब जानते हैं। अच्छा प्रश्न था, छोटा प्रश्न था, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति तो रबर स्टैंप होता है ना, है ना। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है ना, पदेन सभापति होता है, ठीक है। तो यहां से यही प्रश्न बनते हैं। आगे आते हैं लोग। हाँ, ये प्रश्न थोड़ा अच्छा है, एग्जाम में आया। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत में स्थायी सेना स्थापित करने वाला प्रथम सुल्तान? देखिए, अलाउद्दीन खिलजी जो है सेना पे बहुत ध्यान देता है। इसने सेना को, है ना, नियमित वेतन भी देने का काम किया, स्थायी सेना। हालांकि गयासुद्दीन तुगलक इसे आगे प्रमोट करते हैं, लेकिन सबसे पहले स्थायी सेना स्थापित कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। क्योंकि इसकी प्रकृति महत्वाकांक्षी थी, साम्राज्यवादी विस्तार को ये पोषण देता था। तो जाहिर सी बात है सेना रहेगी तो, और सेना को इसने एक महत्व दिया,
और इसके लिए टैक्स वैक्स भी वो कलेक्ट करता था, जिससे है ना स्थायी सेना का भरण पोषण किया जा सके। डचों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? ठीक है ना। अब इसी प्रकार का प्रश्न आ सकता है कि अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया, पुर्तगीज ने कहा किया था, तो वो सारी चीजें हैं, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। तो जो डच है वो पहली बार मसूलीपट्टनम में स्थापित है ना। तो ये लूसेंट में दिया होगा। आधुनिक भारत जब से स्टार्ट होता है ना, वहां से आप जब जाएंगे तो पहले पेज से ही ये आपको दिया हुआ होगा, मिलेगा। वहां से एक बार आप पढ़ लीजिएगा। वन लाइनर है, फैक्ट्स आते हैं आपको परेशान कर, ठीक है ना। चलिए, ताना भगत आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था? इसको करिए एक बार। ताना भगत आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था? देखिए, इसको आपको क्षेत्र बताना है कि ताना भगत आंदोलन किस क्षेत्र में। देखिए, ताना भगत छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है झारखंड में, ये है उसका, ठीक है ना। झारखंड में छोटा नागपुर जो है पठार, उसका जो क्षेत्र है झारखंड में, वहां आंदोलन हुआ था। ये वर्ष 1914 1915 के आसपास ये आंदोलन हुआ। इसका जो है जन्ना भगत इसके फाउंडर थे, जन्ना भगत, है ना। कई बार ये पूछता है ताना भगत आंदोलन के फाउंडर कौन थे, किसके नेतृत्व में हुआ था? जन्ना भगत और बलराम भगत, ठीक है। दो लोगों के नेतृत्व में इस आंदोलन को एक दिशा दी गई थी। और किस प्रकार का आंदोलन था? तो ये बाहरी लोगों का यहां पर हस्तक्षेप न हो, है ना। आदिवासी लोग थे तो ये नहीं चाहते थे कि बाहरी लोगों का यहाँ पर हस्तक्षेप हो, तो इसके लिए कि बाहरी लोगों का हस्तक्षेप न हो, इसलिए यह आंदोलन रखा गया था। हाँ, किस राज्य सरकार ने गरिमा योजना शुरू की है? ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करंट का प्रश्न है। देखिए, ये जो है गरिमा योजना पहले क्या है? जो सफाई कर्मी है, स्वच्छता कर्मी जो है, उनका जो है आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा देने के लिए इस योजना को आरंभ किया गया। यह योजना जो है एक महत्वाकांक्षी योजना है। 50 करोड़ की राशि इसमें दी गई थी। नवीन पटनायक, आप समझ गए होंगे मैं किस राज्य की बात कर रहा हूं, उड़ीसा। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री ने इसको शुरू किया था, ठीक है ना। गरिमा योजना नाम से डिग्निफाइड लाइफ देने के लिए किसके लिए? कामगारों, स्वच्छता कर्मियों, ठीक है। स्वच्छता कर्मियों को एक आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए। ये भी पूछ सकता है कि गरिमा योजना किस क्षेत्र से संबंधित है ना, क्यों दिया जाता है? तो आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए इनको गरिमा योजना को दिया जाता है। उड़ीसा में शुरू हुआ था और नवीन पटनायक जी ने इसको आरंभ किया। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? ये न्यूजीलैंड के, ठीक है। और न्यूजीलैंड जो क्रिकेट था उसके ये निदेशक भी, डायरेक्टर भी रह चुके थे। तो ये सेकेंड राउंड में इनकी विनिंग हुई है ना। सेकेंड राउंड में इनकी विनिंग हुई है। न्यूजीलैंड के थे कौन? ग्रेग बार्कले, ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। करंट का प्रश्न है, आप देखेंगे भी एग्जाम के समय। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको घुमा के कई तरह से। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, पहली बात तो आप जानते ही हैं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, भारत के जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसमें लोकसभा के मेंबर तो भाग लेंगे ही लेंगे, प्लस राज्यसभा के मेंबर लेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के जो मेंबर भाग लेंगे तो इलेक्टेड होंगे, निर्वाचित। अब इलेक्टेड क्या बोल रहा हूं, निर्वाचित क्यों बोल रहा हूं, है ना। मनोनीत नहीं लेंगे। कुछ लोग को मनोनीत किया जाता है, एंग्लो इंडियन और इन लोगों को मनोनीत कर दिया, तो वो नहीं रहेंगे इसमें। जैसे राज्यसभा में भी 12 लोगों को आप मनोनीत करते हो ना, 4 क्षेत्रों में, है ना। तो
वो भी इसमें नहीं रहेंगे, मीन्स इसमें भी इलेक्टेड ही होंगे, मीन्स इलेक्टेड मेंबर केवल होते हैं इसमें। इसी प्रकार से प्लस जो हमारी विधानसभा है ना, देखिए इसमें पहला तो हो ही नहीं सकता राज्यसभा और लोकसभा के कुल, ये नहीं होगा भाई। संसद के कुल सदस्य, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें मनोनीत भी आ जाते हैं, ये भी नहीं होगा। राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ये आधा है, पूरा नहीं है ना, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। इसमें कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्यों? क्योंकि अब आप जानते हैं कि उपयुक्त में ये दोनों के बाद भी कौन है? एमएलए। लेजिस्लेशन असेंबली जो होती है उसके जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, यहां भी इलेक्टेड है ना, दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभा के भी हैं, है ना, इसमें भाग लेते हैं। तो जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वही भाग लेते हैं। अब आप कहेंगे एमएलसी लेते हैं क्या? तो नहीं, इसमें एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, विधान परिषद के लोग इसमें भाग नहीं लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में यह भी रखा रहता है कई बार, है ना। तो राज्यसभा, लोकसभा और एमएलए, ये इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं ये केवल वही भाग लेते हैं, है ना। मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया? देखिए यहां भी क्या शब्द लगा हुआ है? शामिल नहीं किया गया है। बोडो, कन्नड़, सिंधी, ये तीनों हैं। राजस्थानी 8वें लैंग्वेज में नहीं है। हमारा जब संविधान बना था तो 8वीं अनुसूची जो थी, 8वां शेड्यूल जो था, इसमें 18 भाषाओं को मान्यता दी गई थी उस समय। फिर बाद में अमेंडमेंट के द्वारा, संशोधन के द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है ना। कुछ शर्तें होती हैं मान्यता देने के लिए। तो 2 भाषाएं ऐसी है जिनकी मांग बहुत तेजी से चल रही है, आप हमेशा आए दिन पेपर में पढ़ते हैं। कौन कौन सा? एक तो भोजपुरी, ये भी 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। दूसरा राजस्थानी, ऑप्शन में तो भोजपुरी है नहीं, है ना। तो 2 भाषाएं ध्यान दीजिएगा, ये आपकी 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, ठीक है ना। तो अभी जो ऑप्शन है ये क्या है? राजस्थानी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया। हो सकता है भोजपुरी भी रख दिया जाए, हो सकता है 1 2 सुमेलित करने के लिए दे दिया, 1 है 2 है ना। तो भोजपुरी और राजस्थानी ध्यान में रखिएगा कि इसे सम्मिलित नहीं किया गया है 8वीं अनुसूची में। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है ना। देखिए ये नृत्य से प्रश्न अच्छा खासा बनता है, कई जगह बनता है। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? असम, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हर राज्य में लगभग नृत्य आता ही है, होता ही है। तो आपको एक टेबल दी गई होगी आपकी बुक में, है ना, किस राज्य का कौन सा नृत्य है, वो आप समझ ले, नहीं तो गूगल करके भी आप कर सकते हैं हर जगह, है ना। फोल्क डांस, क्लासिकल डांस, ऐसे करके आप डालेंगे तो आपको मिल जाएगा किस स्टेट में कौन सा क्लासिकल डांस होता है। तो इसका जो आंसर है वो आंध्र प्रदेश है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, क्लासिकल डांस कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। इसी तरह से मोहिनीअट्टम आप पढ़ लीजिएगा, गिद्धा, गरबा, ठीक है, कथक, है ना। ये जितने भी हैं आप एक बार किताब निकालिएगा और इनको आप निश्चित रूप से पढ़ लीजिएगा। यहां से क्वेश्चन बनता है, छोटे से एग्जाम से उठाएंगे और आईएएस तक में आपको कल्चर से क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी की जो स्थापना है वो 1853 में की गई थी, है ना। नाट्य के क्षेत्र, कला के क्षेत्र को विकसित करने के लिए एक अकादमी बनाई गई, वो अकादमी 1953 में बनाई गई। देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ज्वार का। तो इसी तरह से ये डेटा बदलता रहता है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप इसको 2 साल बाद देखेंगे तो हो सकता है बदल जाए, तो इसमें मेरी गलती नहीं है ना। मीन्स आपको आर्थिकी लेके, जो करंट लेटेस्ट है आर्थिकी, वहां से कुछ डेटा यहां से लेना है एग्रीकल्चर, है ना। जैसे धान, गेहूं, गन्ना, कपास, है ना। इसी तरह से सरसों, ज्वार, बाजरा, मक्का,
है ना, सब्जियों का उत्पादन कहाँ अधिक होता है, नारियल का उत्पादन कहाँ पहला है, कौन सा दूसरा है ना, वो आपको याद करना है, एक बार देख लेना है, ठीक है ना। वो करंट में आप जब एग्जाम आपका आता है उसके नजदीक में ही आप याद कर लेंगे तो हो जाएगा। हाँ जी, तो ज्वार का जो है वो कहां पर है, महाराष्ट्र में, ठीक है ना। हाँ, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से प्रथम है ये जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी का पेपर है तो वहां आता है ये गन्ना प्रथम है और आलू प्रथम है, आप जानते हैं, ठीक है ना। बाकी और भी आप देख लीजिएगा क्या क्या उत्तर प्रदेश में स्थान रखता है, दूसरे या तीसरे पे भी क्या रखता है, वो भी प्रश्न पूछ सकता है। सतपुड़ा श्रेणी के पर्वतों में कौन सा स्थान सबसे ऊंचा है ना। सतपुड़ा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है सतपुड़ा रेंज, ठीक है। इसमें जो है धूपगढ़, गुरु शिखर तो अरावली पे है ना, ठीक है, ये सबसे ऊंचा अरावली का है, ये धूपगढ़ जो है ये आपका सतपुड़ा रेंज में आता है, ठीक है। तो सबसे ऊंचा शिखर पर्वत आपका क्या है, धूपगढ़, आंसर होगा आपका धूपगढ़। हाँ जी, ये प्रश्न आपको देखने हैं कि सार्क में कितने सदस्य हैं। देखिए, जब सार्क स्थापित हुआ था तो उस समय आपके 7 सदस्य थे, है ना, लेकिन वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वो 8 है। तो आपको ये जानना है कि कौन कौन से सदस्य हैं। तो प्रश्न ऐसे भी बन सकते हैं, इनमें से कौन कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, आपको दे देगा ऑप्शन, वहां से आपको चूज करना होगा, ऐसे भी बनता है। तो इसका मतलब आपको वो 8 देश याद होने चाहिए। तो देखिए, चूंकि ये भारत का नेबर कंट्री है ना, नेबर कंट्री के जितने भी देश हैं लगभग लगभग वो इसमें है ना। तो कौन कौन से हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पहला है आपका इंडिया, सार्क का सदस्य है। दूसरा है आपका पाकिस्तान, ठीक है। तीसरा आपका है नेपाल, नेबर नेबर कंट्री है ना। फिर आपका भूटान, ठीक है। फिर आपका पश्चिम बंगाल, है ना, सॉरी पश्चिम बंगाल बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश है आपका बांग्लादेश। फिर आपका है श्रीलंका, ठीक है। फिर आपका है मालदीव, ठीक है। देखिए कितने देश हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 देश हैं। अब इसमें याद करने जैसी कोई बात नहीं है, यहां पर एक छोटी सी चीज और बता रहा हूं। इसमें 2 देश ऐसे हैं जो अभी नहीं है, आपके नेबर हैं लेकिन नहीं है। चाइना, वो सार्क का सदस्य नहीं है, यहां पर आपको याद हो जाएगा। दूसरा है म्यांमार, ये सार्क का सदस्य नहीं है, मतलब म्यांमार और चाइना नहीं है, और बाकी जो हमारे नेबर कंट्रीज हैं वो सार्क के सदस्य हैं, ठीक है। आसान हो गया, ध्यान दीजिएगा, चाइना और म्यांमार नहीं है। आवृत्ति रेंज क्या है जो मनुष्य के लिए श्रव्य है ना, ऑडिबल है, ह्यूमन ऑडिबल वॉइस कितनी होती है हर्ट्स में, 20 से 20 किलो हर्ट्स के बीच में ह्यूमन ऑडिबल, है ना, वॉइस, ये होती है, इसकी रेंज होती है, जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है, ठीक है। चलिए, आसान प्रश्न था, चमगादड़ के लिए कुछ अलग होती होगी तभी तो, है ना, इससे ऊपर होती है वो सुन सकती है, ऊपर की ध्वनि भी सुन सकती है, हम नहीं सुन सकते। इंसानों के दिल में कितने चैम्बर होते हैं, इंसानों के दिल में कितने चैम्बर होते हैं, ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर हैं ये बताना है। तो देखिए, ह्यूमन हार्ट में आप सब जानते हैं 4 चैम्बर होते हैं। फिशेस में, मछलियों में 2 चैम्बर पाए जाते हैं। रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे गहरी झील है, ठीक है ना। तो झील से भी प्रश्न बनता है, सबसे गहरी झील, सबसे मीठे पानी की झील, सबसे खारे पानी की झील, है ना, सबसे ऊंची झील, कौन सी नौकागम्य झील है, ऐसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो ये लूसेंट का वन लाइनर फैक्ट्स है, आप पढ़ लीजिएगा। सबसे गहरी झील, यहां पर आपका ऑप्शन है बैकाल झील सबसे गहरी झील है।
हाँ देखिए, यहां से रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 10 क्वेश्चन यहाँ भी हैं, रखे गए हैं, प्रैक्टिस कर लीजिए, देख लीजिए। कह रहा है कि अध्ययन का संबंध ज्ञान से है, तो कार्य का संबंध किससे है ना, स्टडी रिलेटेड विथ नॉलेज, देन वर्क रिलेटेड विथ एक्सपीरियंस, है ना, काम करेंगे तो अनुभव होगा ना, तो आपका आंसर क्या होगा, अनुभव प्रयोग होगा नहीं, सेवा होगा नहीं, नियुक्ति होगा नहीं, आसान तो क्वेश्चन था। 32वें प्रश्न में 45 का संबंध 45 का जो रिलेशन है वो 36 से है, तो 63 का रिलेशन किससे होगा। देखिए आसान सा प्रश्न था, है ना, कैसे आसान है जरा समझ लेते हैं। कह रहा है कि 45 का रिलेशन 5 and 4 दैट इज 9, 6 and 3 दैट इज ऑल्सो 9, है ना, ये भी 9, ठीक है ना। तो 9 9, तो बताइए ऑप्शन में किसका योग जो है, किसका एडिशन 9 है, बाकी आप लगा लीजिए, वो निकलेगा नहीं, ऐसे होगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे जाते हैं। कह रहा है कि 33 में t डिवाइडेड बाई z इक्वल्स टू 2, देन x डिवाइडेड बाई h, मींस t की वैल्यू आपको जो प्लेस्ड वैल्यू है अल्फाबेट की वो रख देनी है 20, t मतलब 20, है ना, t बाई j, t बाई j 20 बाय 10, j की वैल्यू 10, ये याद रखना है, ए बी सी कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। तो दैट इज 2, है ना। इसी प्रकार x डिवाइडेड बाई h, ये क्या होगा 24 डिवाइड बाई 8, 3, तो आपका आंसर क्या हो गया 3। कह रहा है कि बड़े अक्षरों में दिए गए हैं, भाषा थोड़ा देख लीजिएगा, बड़े अक्षरों दिए गए, बड़े बड़े शब्द के बाद 4 शब्द दिए गए, हाँ मतलब क्या है कि ये शब्द आपको बड़े अक्षर में दिया गया है, ये शब्द रिवोल्यूशनरी। कह रहा है कि इस शब्द में कौन सा ऐसा 4 जो ऑप्शन है इनमें से कौन शब्द नहीं बनाया जा सकता इसका यूज करके। रिवोल्ट बन सकता है ना, REVOLT, सब सारे अक्षर हैं। ट्रायल भी बन सकता है क्योंकि ये सारे अक्षर उसमें पाए जाते हैं, है ना। वोकेशन सी नहीं पाया जा रहा, देखिए ना कहीं सी दिख रहा है क्या इसमें, नहीं ना, तो सी नहीं पाया जा रहा है, इसका मतलब कि वोकेशन नहीं बनाया जा सकता था। तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर है ना बी, आंसर बी। अच्छा वो BABC ऐसे लिख गया है ना, ये बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए यहां पर कह रहा है कि दिल्ली को अगर 735, देखिए यहां पर वर्ड्स को उठा लेना इस तरह के प्रश्न में, है ना, आप खुद कर सकते हैं, कर भी लिए होंगे। तो इसमें क्या करना होता है कि कालीकट है, ये कैसे कोडिट किया जाएगा, ठीक है। तो सी की वैल्यू क्या है, नीचे देखिए कलकत्ता में 8 दिया हुआ है ना, और ए की वैल्यू क्या है 2 दिया हुआ है ना, CA, और एल की वैल्यू आपकी क्या है भाई 5, ये भी दिया हुआ है। देखिए मुझे लगता है कि 8 2 5 ये 3 से ही सी ऑप्शन मिल जाता है ना। आगे भी आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही होगा, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं। कह रहा है कि एक आदमी उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है। देखिए ये रीजनिंग का प्रश्न है, डायरेक्शन का प्रश्न जो होता है वो टाइम वेस्ट करता है, इसका पर्पज यही होता है कि वो टाइम वेस्ट करे, है ना। देखिए कुछ लोग कॉपी पेन लेके बैठ गए, बनाने लगे होंगे, है ना, बनाना नहीं है। इस बार समझ लीजिए कॉन्सेप्ट, अगर आप इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे रखा गया है, अभी डायरेक्शन लेटेस्ट रखा है, इसको आप उठा के पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रश्न में देखिए कह रहा है कि उत्तर की ओर जाता है, तो देखिए एक सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, दो चीजें तो तय होती है ना, एक जगह से चलता है एक जगह को जाता है। अब यहां पर कह रहा है किस दिशा में जा रहा है, ध्यान दीजिएगा किस दिशा में जा रहा है। तो मैं यहां पर दूरी की बात नहीं करूंगा, क्यों, दूरी तो यहां दूरी दी गई है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, दिशा दी गई है। जब डायरेक्शन दिया जाए तो दूरी से मतलब ही नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में आपका कोई दूरी का डायमेंशन का पूछा ही नहीं है, तो आप बनाएंगे क्यों, समझ लेंगे दिशा क्या है। देखिए यहां पर कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ता है 2 किलोमीटर जाके, तो राइट टर्न ले लीजिए। फिर दाईं ओर मोड़ने की बात कर रहा है, 2 बार राइट टर्न, 2 बार जब राइट टर्न आप लेते हैं किसी भी दिशा में जा रहा है, मान लीजिए कि आप इसमें क्या दिया हुआ है, कहां जा रहे हैं आप, नॉर्थ में जा रहे हैं, इधर नॉर्थ है, नॉर्थ में आप जा रहे हैं, 2 बार राइट टर्न ले रहे हैं। तो 2 बार राइट टर्न लेने का मतलब क्या है, आप बताइए। 2 बार राइट टर्न लेने का मतलब है क्लॉकवाइज, एक बार इधर और फिर एक बार इधर, यही तो होता है।
दो बार राइट टर्न, तो जाहिर सी बात है दो बार, या फिर मैं यूं कहूं कि एक बार राइट टर्न तो 90 डिग्री लेंगे आप, दो बार दूसरी बार राइट टर्न लेंगे तो 180 डिग्री। इसका मतलब कि 180 डिग्री अगर आप मूव कर ले अपोजिट में तो कहां जाएंगे, आप जा रहे हैं नॉर्थ की तरफ, और नॉर्थ का 180 डिग्री अपोजिट होता है आपका क्या, सही पकड़े हैं, साउथ। ठीक है, तो क्वेश्चन आप कर लेंगे, आसान था, है ना। तरीके बहुत होते हैं लेकिन वो तरीका चुनना चाहिए जिससे क्वेश्चन जल्दी हो जाए, है ना, और ऑब्जर्वेशन करेंगे तभी हो पाएगा। तो अगर आपको डायरेक्शन पढ़ना है तो इस चैनल पे रखा गया है, जाके वहां से पढ़ सकते। यदि एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:5 है, देखिए औसत तो पढ़े होंगे, तो निम्नलिखित में से कौन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या नहीं हो सकती, ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी संख्या कुल नहीं हो सकती। तो 7 और 5, 7 + 5 ये होता है आपका 12। देखिए कौन सा 12 से डिविजिबल नहीं है, वही तो हो, वही नहीं हो सकता ना, ये तो डिविजिबल है। 36 आपका भाग दे रहा है, ये डिविजिबल है, तो ये 3 ये डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन आपका ये होगा, आपका करेक्ट ऑप्शन ये है। ठीक है, हाँ इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 4 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है, एक नया लड़का उनसे जुड़ता है और उनकी औसत आयु 21 वर्ष हो जाती है, तब नए लड़के की आयु कितनी होगी। देखिए 4 लड़के हैं ना, इनकी औसत आयु कितनी है, 20 वर्ष है, 4 की औसत आयु 20 वर्ष है। इसी प्रकार अगर 20 वर्ष है तो जाहिर सी बात है 80 हो जाएगा, 4 × 20 80 हो जाएगा, और एक लड़का और जुड़ जाता है, मतलब 5 लड़के हो जाते हैं तो कितना हो जाता है, 21 वर्ष। इसका मतलब ये 21 क्रॉस 5 मीन्स 5 × 21, तो ये आपका हो जाएगा 105। ठीक है ना, तो 105 और 80 का डिफरेंस कितना है, 25। इसका मतलब जो नया लड़का आया है उसका उम्र कितना होगा, 25 वर्ष, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो गया, 25 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए 39 क्वेश्चन देखते हैं। एक लेख पर 20% की छूट, देखिए लेख की जगह पे वस्तु लग सकते हैं, तो ये आर्टिकल को ना ट्रांसलेट किया है तो लेख लिख दिया है, तो इसमें आप वस्तु लिख सकते हैं कि एक वस्तु पर 20% की छूट है, अन्य वस्तु पर जो है 25% की छूट के समान है, तो दो लोगों का लागत मूल्य हो सकता है, दो जो वस्तुएं हैं उनका लागत मूल्य रुपए में हो सकता है। मतलब एक पे 20% की छूट दे रहा है, दूसरे पे 25% की छूट दे रहा है, और दोनों की वैल्यू समान है मूल्य में, 20% 25% एक ऐसी धनराशि है जिसपे 20% बराबर है किसके, 25% के। इसका मतलब आप ऑप्शन में ही देखेंगे तो पकड़ में आ जाएगा। देखिए ये 1000 है ना, 1000 है, इसका 20% निकालेंगे तो 200 होगा, है ना, और 800 का अगर 25% निकालेंगे तो ये 200 होगा, है ना। ये 25% आपने निकाला, ये 20% निकाला, इसका मतलब आपका आंसर ये होगा। लेकिन बाकी में ये लागू नहीं होगा, है ना, इसका आप निकालेंगे अगर, है ना, 5 से डिवाइड करके देख लीजिएगा, ये और ये तो ऑप्शन कोई मैच नहीं करेगा, तो आप चेक कर सकते हैं, इसका 20% निकालिए, इसका 25% निकालिए, क्या ऐसा है, किसी और का हो तो बिल्कुल आप कमेंट में लिख के मुझे बताइएगा। हालांकि आपका जो आंसर है वो क्या है, ए। वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 5.3 है, 5:3। आफ्टर 7 ईयर, है ना, द रेशियो विल बिकम 3:2। तो ए और बी की आयु का योग क्या है। देखिए वर्तमान, आप कैसे क्वेश्चन लगाते हो, वर्तमान में आयु का अनुपात 5:3 है, इसका मतलब ए की जो आयु है वो 5x है मान लिया, बी की जो आयु है वो 3x है ये भी मान लिया। 7 साल के बाद, तो देखिए ना 7 साल के बाद क्या हो जाएगा, 5x + 7, है ना, डिवाइड बाय 3x + 7 = 3/2। सॉल्व कर लीजिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 10x + 14 बराबर इधर क्या हो जाएगा, 9x + 20x। ठीक है, तो x की वैल्यू आप निकालेंगे तो 7 आ रहा होगा, ठीक है ना। तो x की वैल्यू अगर 7 है तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हम 7 रख देते हैं, तो 7 × 5 7,
7 क्रॉस 5, तो ये हो जाएगा आपका 35, और ये आपका हो जाएगा 3 × 7, ये हो जाएगा 21। तो कह रहा है इनकी वर्तमान आयु का योग, ये तो वर्तमान आयु थी ना, ए और बी की ये वर्तमान आयु थी, तो इनको जोड़ना है, तो इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये 6 आएगा और ये 5 आएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो देखिए ऐसे प्रश्न है ना, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका जो ये जनरल स्टडी का पेपर है बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर इस तरीके से आप फोकस करके हर डायमेंशन को पकड़ते हुए अगर आप करेंगे तो आपका निश्चित रूप से ये पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब लगे हाथ कर भी लीजिए, है ना, वो घंटी होगी उसे भी बजा दीजिएगा, तो अगली मॉक टेस्ट है ना आपको मिल जाएगा, है ना। और इसकी सीट भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, अगर कुछ लोग चाहें ग्रुप से जुड़ना हो तो टेलीग्राम ग्रुप है, वहां से आप जुड़ सकते हैं, तो मैं वहां पर आपको ये शीट भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।